हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिंग्वा फ्रैंका एकेडमी। ए टू जेड इंग्लिश कोर्स के लेक्चर 5th में हम बातें करने वाले हैं कुछ पार्ट्स ऑफ अ स्पीच के बारे में जो कि बाकी रह गया था। यानी कि ए टू जेड इंग्लिश कोर्स के लेक्चर 5th में हम बात करेंगे कुछ ऐसे 4 पार्ट्स ऑफ अ स्पीच के बारे में, यानी कि जो पिछले क्लास से कुछ बाकी रह गए थे, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है और इंटरजेक्शन क्या है। ओवरऑल हम ये समझ लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ ऐसे पार्ट जिसके ओवरव्यू को हम समझने वाले हैं कि ये होते क्या है। ठीक है, तो जिसमें से फर्स्ट वन आपका है, यानी कि 5th नंबर, वो आपका है एडवर्ब। अब ये एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब को कैजुअली हम ये समझें कि जब भी किसी सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव, किसी वर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब की जो क्वालिफाई करे ना, जो विशेषता बताए ना, उसी वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। अच्छा, वन मोर टाइम मैं रिपीट करूंगा, डायरेक्ट समझिएगा टॉपिक, यानी कि डेफिनेशन के द्वारा दिया है कि अ वर्ड, एक ऐसा शब्द, यानी कि एडवर्ब हम कहते हैं किसको है? एक ऐसा शब्द विच क्वालिफाइज, जो विशेषता बताता है किसी एडजेक्टिव का। समझते हैं यहाँ पर, मतलब कोई ऐसा वर्ड जो कि किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताए या किसी वर्ब की विशेषता बताए और किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए, हम उसे एडवर्ब कहते हैं। अच्छा समझिएगा, वन मोर टाइम मैं रिपीट करूं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये समझने की ज़रूरत है कि एडवर्ब आखिर होता क्या है, इसका बेसिक फंडा क्या है। तो हम ये जानते हैं कि ऐसा कोई भी वर्ड, यानी कि एडवर्ब हम कहते हैं किसको हैं, कि ऐसा कोई भी वर्ड विच क्वालिफाइज, जो क्वालिफाई करता है किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को या किसी दूसरे एडवर्ब की। यानी कि जब किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताए, किसी वर्ब की विशेषता बताए या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए ना, उस वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। यानी कि एडवर्ब हम उसे कहेंगे जो किसी शब्द का, यानी कि एडजेक्टिव, वर्ब और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, यानी कि वो ये बताता है कि वो कैसा है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे, सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी। इसमें जो एक वर्ड है वेरी, ये एक एडवर्ब है। क्यों है? क्योंकि सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, वह एक सुंदर औरत है। इसमें ब्यूटीफुल जो आपका है ये आपका एडजेक्टिव है। समझिएगा, वन मोर टाइम रिपीट कर रहा हूँ। ब्यूटीफुल एक ऐसा वर्ड है, जैसा कि पिछले क्लास में हमने ये समझा था कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी कि वो बता रहा है कि वो लड़की कैसी है, वो लेडी कैसी है, तो सुंदर है। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, और जब ये एडजेक्टिव की जो विशेषता बताएगा ना, सुंदर तो है लेकिन बहुत सुंदर है, इस ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है वेरी। और जब किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले जो वर्ड आते हैं ना, इसी वर्ड को हम कहते हैं एडवर्ब। यानी कि एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल है कि रजनी ड्राइव्स द कार फास्ट। इसमें एक वर्ड है फास्ट, यानी कि रजनी गाड़ी चलाती है। कैसे चलाती है? तो फास्ट, यानी कि ड्राइव करती है, चलाती है। ड्राइव एक वर्ब है, इस वर्ब की विशेषता बता, चलाती तो है लेकिन बहुत फास्ट, तेजी में चलाती है, तो फास्ट यहाँ पर एडवर्ब है। एक और एग्जांपल समझते हैं, रजनी ड्राइव्स द कार वेरी फास्ट। ये तो फास्ट ऑलरेडी एडवर्ब था ही, लेकिन इस एडवर्ब की भी विशेषता बता रहा है वेरी। फास्ट एडवर्ब तो होता है लेकिन इसकी भी विशेषता बताने वाला एक वेरी है, और इसीलिए ये भी एडवर्ब है। ओवरऑल हम ये समझते हैं कि जब भी किसी सेंटेंस में, किसी स्टेटमेंट में, किसी एग्जाम्पल में गिवन जो एग्जाम्पल होता है उसमें अगर किसी एडजेक्टिव, किसी वर्ब और किसी दूसरे एडवर्ब की जो विशेषता बताता है ना, उस वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, हालांकि इसके डिटेल्स को समझेंगे बाद में, तो अभी तो ओवरव्यू हम समझ रहे हैं। इसके बाद में देखेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता क्या है, इनको समझिएगा। प्रीपोजिशन एक्चुअली 2 वर्ड के मिलने से बना है, प्री और पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, यानी कि किसी स्थिति से पहले लगने वाले वर्ड को प्रीपोजिशन कहते हैं। पोजीशन किसी नाउन या प्रोनाउन का होता है, किसी पोजीशन से पहले लगने वाले वर्ड, यानी किसी नाउन प्रोनाउन से पहले लगने वाले वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे अ वर्ड विच इज प्लेस्ड, एक ऐसा वर्ड जिसका प्रयोग किया जाता है किसी नाउन के पहले, बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, या तो किसी नाउन के पहले या तो किसी प्रोनाउन के पहले, टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों के साथ अपना संबंध दिखाने के लिए, इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ओवरऑल हम ये समझें
कि प्रीपोजिशन हम कहते किसको हैं? जब भी किसी वाक्य में किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के पहले कोई वर्ड लगकर और वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ अपना संबंध दिखाएगा ना, रिलेशन बिल्डअप करेगा ना, उसी वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझेंगे हम यहाँ पर कि देयर इज़ अ बुक, देयर इज़ अ बुक, एक किताब है, ऑन द टेबल, टेबल पर। ये जो टेबल है ना, ये आपका नाउन है, ये जो बुक है वो अलग चीज़ है। कहने का मतलब कि देयर इज़ अ बुक, एक किताब है, किताब अलग चीज़ है, टेबल अलग चीज़ है। टेबल और किताब में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑन आकर ना ये बता रहा है कि किताब तो है, बुक तो है, लेकिन कहाँ है? इस टेबल पर है। यानी कि टेबल और बुक में टच हुआ है, यानी कि टेबल में और बुक में रिलेशन जोड़ दिया गया। तो जब ऐसा वर्ड जो किसी नाउन से पहले लगे और दूसरे शब्दों के साथ अपना संबंध दिखाने लगे ना, उसी वर्ड को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। वन मोर टाइम रिपीट करूंगा, प्रीपोजिशन कभी भी नाउन प्रोनाउन के पहले लगे आता है और दूसरे शब्दों के साथ अपना संबंध दिखाता है। एक और समझेंगे कि द कैट इज सिटिंग, बिल्ली बैठी है। बिल्ली बैठी है, ये कुछ डिफरेंट मैटर है, कुछ डिफरेंट बात है। टेबल ये कुछ डिफरेंट चीज़ है, अलग चीज़ है। बिल्ली के बैठने से टेबल का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक प्रीपोजिशन अंडर आकर ये बता रहा है कि बिल्ली बैठी तो है, लेकिन कहाँ बैठी है? टेबल के जस्ट नीचे, जस्ट टेबल के नीचे। यानी कि टेबल एक नाउन है, इस नाउन के पहले आया है अंडर और दूसरे शब्दों के साथ अपना संबंध दिखाया है। ओवरऑल हम ये समझें कि प्रीपोजिशन हम उसे कहते हैं, यानी कि जो नाउन प्रोनाउन के पहले आएगा और वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ अपना संबंध दिखाएगा, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन के बाद में हमारा टॉपिक होता है कंजंक्शन। तो उस टॉपिक को देखते हैं जो कि 7th नंबर होगा। तब तक आप अगर इफ़ यू आर एंजॉइंग लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। 7th नंबर हम समझेंगे आपका कंजंक्शन। अब ये कंजंक्शन क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। कंजंक्शन क्या होता है? देखिए, ये एक ऐसा वर्ड होता है, एक ज्वाइनिंग वर्ड है। अ वर्ड विच ज्वाइंस, यानी कि ऐसा शब्द जो जोड़ता है किस चीज़ को? टू वर्ड्स। हम कह सकते हैं कि जब भी कभी ज्वाइनिंग वर्ड्स के बारे में बात होगा ना, यानी कि जब जोड़ने वाले वर्ड के बारे में बात होगा, तो उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। हम कह सकते हैं कि फ्रेजेस और क्लॉजेस और सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजंक्शन, इज कॉल्ड कंजंक्शन। कहने का मतलब है क्या चीज़? देखिए, कंजंक्शन क्या है? ये एक ज्वाइनिंग वर्ड है। ये मतलब एक ज्वाइनिंग वर्ड है, यानी कि कभी भी सेंटेंस में यूज होगा तो ये ज्वाइन करेगा, यानी कि उसको जोड़ने का काम करेगा। और जब जोड़ने की बात होगी ना, तो उसे कंजंक्शन कहते हैं। ओवरऑल हम समझेंगे, एग्जाम्पल समझें। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हम, कभी भी आपको डिस्परेट नहीं होना है, डायरेक्टली हम समझेंगे। देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पर है कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। दूसरा एग्जाम्पल है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अर्ली टू राइज इज गुड हैबिट, एक अच्छी आदत है। अगला जो देखेंगे, आई शैल सक्सीड, आई शैल सक्सीड इफ यू हेल्प मी। आगे देखेंगे हम कि राम इज अ डॉक्टर बट हिज ब्रदर इज एन इंजीनियर। देखिए, अभी जो हम देख रहे हैं 7th नंबर आपका क्लू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन एक्चुअली एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है, यानी कि जोड़ने वाला यूनिट होता है। कंजंक्शन एक वर्ड से मिलकर बना है। कंजंक्शन एक कंजंक्ट वर्ड, कंजंक्ट का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ने का काम करेगा ये। यानी कि अ वर्ड एक ऐसा शब्द विच जॉइंट्स, जो जोड़ता है टू वर्ड्स, दो शब्दों को जोड़ेगा या दो फ्रेजेस को जोड़ेगा
दो क्लॉजेस को जोड़ेगा या तो दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। अच्छा, वन मोर टाइम मैं रिपीट करूँ कि जब भी कभी किसी सेंटेंस में, कभी किसी वाक्य में अगर जब कोई भी यूनिट अगर किसी दो वर्ड को जोड़े, किसी दो फ्रेजेस को जोड़े, दो क्लॉज और दो सेंटेंस को जोड़े, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। यानी कि जो दो वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस को जोड़े उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, इसमें जो एंड यूनिट है ना, ये दो वर्ड को जोड़ रहा है, राम एंड श्याम। राम अलग व्यक्ति है, श्याम अलग व्यक्ति है, इन दोनों को जोड़ने वाला यूनिट क्या है? एंड। जब दो वर्ड को जो जोड़ता है ना, उस यूनिट को हम, उस वर्ड को हम कंजंक्शन कहते हैं। यानी कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, इसमें जो एंड है आपका कनेक्टर यानी कि कंजंक्शन है, दो वर्ड को जोड़ा है, राम एंड श्याम। अगला जो एग्जाम्पल है कि अर्ली टू बेड एक फ्रेज है, दूसरा अर्ली टू राइज दूसरा फ्रेज है। इन दो फ्रेज को जोड़ने वाला यूनिट है यहाँ पर एंड। कहने का मतलब वर्ड तो आपको समझ आया कि राम और श्याम दो वर्ड हैं, लेकिन अर्ली टू बेड दो तीन वर्ड मिलकर फ्रेज बन जाते हैं, एक फ्रेज। दूसरा अर्ली टू राइज दूसरा फ्रेज, इनको जोड़ने वाला एंड है। यानी कि जल्दी सोना और जल्दी जागना अच्छी आदतें हैं, इसमें एंड। यानी कि पहले वाले एग्जाम्पल में दो वर्ड को जोड़ा है, दूसरे वाले एग्जाम्पल में दो फ्रेज को जोड़ा है। अब देखिए थर्ड वन, आई शेल सक्सीड, मैं सफल हो जाऊंगा, इफ़ यू हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद करोगे तो। यहाँ पर जो इफ़ है कनेक्टर कंजंक्शन, ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है। एंड लास्ट वाला राम इज़ अ डॉक्टर बट हिज ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, इसमें दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। ये कैसे हम समझेंगे? जो क्लॉज होते हैं उनका अर्थ अधूरा होता है और जो सेंटेंस होते हैं उनका अर्थ पूरा होता है। आई शेल सक्सीड, मैं सफल हो जाऊंगा, कैसे, हाउ, ये लग रहा है कि अधूरा है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो। मैं सफल हो जाऊंगा अगर तुम मेरी मदद करोगे तो, या अगर तुम मेरी मदद करोगे तो क्या होगा? मैं सफल हो जाऊंगा। एक दूसरे के बिना ये अर्थ अधूरा रख रहे हैं और इसीलिए इन्हें क्लॉज कहा जाता है। इफ़ जो है ना, इसमें क्लॉज, दो क्लॉज को जोड़ा है। एंड राम इज़ अ डॉक्टर, पूरा सेंटेंस है, पूरा अर्थ दे रहा है हमें। हिज ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, उसका भाई इंजीनियर है, ये भी पूरा अर्थ दे रहा है। इसको जोड़ने वाला बट है। और जब दो अलग अलग अर्थ यानी कि दो फुल अर्थ देने वाले, पूरा अर्थ देने वाले पार्ट को जोड़ने वाला जो कनेक्टर होता है, उस कनेक्टर को हम कंजंक्शन कहते हैं। ओवरऑल हम ये समझें कि कंजंक्शन एक ऐसा जॉइनिंग वर्ड है जो कि दो वर्ड को जोड़ता है, दो फ्रेज को जोड़ता है, दो क्लॉज को जोड़ता है, या तो दो सेंटेंस को जोड़ता है, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम समझेंगे जो कि है आपका इंटरजेक्शन। एक्चुअली इंटरजेक्शन जो है वो आपका ग्रामेटिकल टर्म से कुछ अलग है और वो एक्चुअली स्पीकिंग यानी कि हम कह सकते हैं कि स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा यूज होता है वो। ठीक है, तो उसको ज़्यादा समझने, मतलब देखिए 8 नंबर जो है आपका इंटरजेक्शन, ये एक हमारे हाव भाव और फीलिंग एंड इमोशन पर जुड़ा हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अ वर्ड which expresses some sudden feelings and emotion of heart is called interjection। इंटरजेक्शन समझते हैं इसको। अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझें इसमें, तो देखिए क्या चीज़ है इसमें। पहला एक एग्जाम्पल लिखें कि अलास माई डॉग इज़ डेड। देखते हैं, समझते हैं इंटरजेक्शन क्या है। इंटरजेक्शन क्या है समझिएगा। इसका ज़्यादातर यूज स्पीकिंग एबिलिटी में किया जाता है एंड एक्चुअली ये फीलिंग एंड इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये इंटरजेक्शन होता क्या है? ये एक संबोधन है, यानी कि हमारे फीलिंग इमोशन को टच करता है। यानी कि अ वर्ड ऐसा शब्द विच एक्सप्रेसेस, जो व्यक्त करता है क्या चीज़, सम सडन फीलिंग्स, अचानक हमारे अनुभव को, फीलिंग एंड इमोशन को,
ऑफ हेड इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। यानी कि जब भी कभी किसी सेंटेंस में किसी फीलिंग एंड इमोशन को जब टच करेगा ना, हमारे हार्ट के फीलिंग इमोशन को जो बताएगा ना, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे सपोजिंग आप किसी कुत्ते को पालतू बना कर रखे हैं, यानी कि कोई पप्पी आप पाले हुए हैं, यानी कि बहुत प्यारा है, आप बहुत काफ़ी उसे प्यार करते हैं, बहुत काफ़ी प्यारा है। अचानक होता क्या है कि वो पप्पी यानी कि डॉग जो डॉगी है वो मर जाता है। एक इंटीमेसी आपका डेवलप हो गया था। हर बार जब आते हैं ना तो बिस्किट खरीदते लाते हैं उसे, उसके लिए अपने एक खाते हैं, बाकी सब उसी को खिलाते हैं। एक इंटीमेसी एक अपनेपन डेवलप हो जाता है। और जब वो मर जाता है ना, एक दुख का भाव व्यक्त होता है कि हाय मेरा कुत्ता मर गया। हमें जब उसके मरने पर, डॉगी के मरने पर कौन से इमोशंस, कौन से फीलिंग टच किए मुझे? खुशी के या दुख का? कौन सा भाव व्यक्त हुआ? दुख का। और इसी को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे अल्लास माई डॉग इज डेड, हाय मेरा कुत्ता मर गया। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोजिंग अगर किसी भी मैच को जब हम खेलते हैं ना, और जब मैच में हमारी जीत हासिल होती है तो हम एक बात बोलते हैं, हुर्रा वी वॉन द मैच, हुर्रा वी वॉन द मैच, हुर्रा हम लोगों ने मैच जीत लिया। यानी कि कोई भी मैच जो होता है, यानी कि बैडमिंटन का मैच हो, क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी मैच हो, अगर जीतने की बात होती है वहाँ पर हुर्रा हो जाता है। ये खुशी का एक्सप्रेशन है और इसी एक्सप्रेशन को हम इंटरजेक्शन कर, क्योंकि जब मैच हमने जीता ना तो हमें खुशी का भाव व्यक्त हुआ, यानी कि मतलब एक डिलाइट, यानी कि जॉय था, यानी कि डिलाइट हम कहेंगे, यानी कि खुशी था। उस खुशी को व्यक्त करने के लिए ना मैच विनिंग के लिए हुर्रा बोला करते, हुर्रा वी वॉन द मैच। अब इसी एक्सप्रेशन को हम इंटरजेक्शन कहते हैं और ये ज़्यादातर हमारे स्पीकिंग एबिलिटी में यूज होता है। ठीक है, रिटन कंटेक्स्ट में उतना एक्सपर्ट नहीं होता है विदाउट एक्सप्रेसिंग आवर व्यूज़। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इंटरजेक्शन एक हमारे फीलिंग एंड इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओवरऑल हमने लेक्चर 5th में हमने ये समझा कि कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे थे जो कि बाकी रह गए थे और उन सभी लोगों का ओवरव्यू हमने समझा और बहुत काफ़ी अच्छे से हमने समझा। एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आपने कुछ नई चीज़ों को सीखा है। एंड A to Z इंग्लिश कोर्स के फीचर को, क्वालिटी को आप समझेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही स्टार्टिंग है, 0 लेवल से स्टार्ट हुई है और जस्ट बिलीव मी, अभी तो एक इंट्रोडक्टरी कोर्स चल रहा है, डेफिनेशन के बारे में समझ रहे हैं, इसके बाद में कुछ अलग अलग चीज़ों को समझेंगे आप। अभी हमने स्टडी किया है, शुरू से हमने स्टडी किया कि व्हाट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश क्या होता है। इसके बाद में हमने समझा कि फादर ऑफ इंग्लिश कौन कहे जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बना कैसे था, इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बनकर तैयार हुआ था, इंग्लिश के पिता कौन कहे जाते हैं और हम कौन सी इंग्लिश को बोलते हैं। अगर आपने A to Z इंग्लिश कोर्स के लेक्चर 1st एंड 2nd को मिस किया है तो तुरंत देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत काफ़ी नॉलेज को आप मतलब मिस कर देंगे। इसके बाद में हमने ये समझा, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने समझा, ओवरव्यू को, एंड इसके बाद में हम समझने वाले हैं कि एक कहावत कहा जाता है कि नंबर, पर्सन, जेंडर, केस इस पर है ग्रामर के बेस। यानी कि किसी घर को खड़ा करने के लिए 4 पिलर की ज़रूरत होती है, चारों कोने पर पिलर की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से इंग्लिश को खड़ा करने के लिए 4 पिलर हैं, नंबर, पर्सन, जेंडर और केस। बहुत काफ़ी छोटे छोटे यूनिट हैं, सिंपल है, लेकिन समझना बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं होता है जिसमें ये चारों पिलर नहीं आए, पक्के तौर से आते हैं। तो नेक्स्ट आगे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, इन चारों पिलर में से किसी एक पिलर को हम समझेंगे। इसके बाद में यानी कि सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने समझा, इसके बाद में हमने ये समझा कि मॉर्फिम क्या है, यानी कि वर्ड कैसे बनता है, एक वर्ड से बहुत काफ़ी वर्ड हम कैसे बना सकते हैं। इसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही मतलब मॉर्फिम। इसके बाद में हमें नंबर, पर्सन, जेंडर, केस इस पर हैं ग्रामर के बेस, एंड आफ्टरवर्ड्स हम टाइम एंड टेंस को समझने वाले हैं। ठीक है, और टाइम एंड टेंस को अब की बार बिल्कुल ही क्लैरिफाई करके, जस्टिफाई करके समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।